बच्चों आज हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन एंड रेजोनेंस एनर्जी पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और हीट ऑफ कंबस्शन, ये आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत रद्दी सा टॉपिक है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, बस जो आपको बता रहे हैं बस वो आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करने पे जो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मीन्स सिंपल, हमेशा अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास ये ईथीन है, ईथीन में अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कोई भी कैटलिस्ट दिया रहा है, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 मतलब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन ऐड करने के लिए जो भी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हो रहेगी उसे क्या बोल देंगे हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब इसमें जो एनर्जी आएगी डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनेशन, और ये कितनी होती है? ये आपको वैल्यू याद नहीं करनी, बस याद रखना -136 के आसपास होती है, -36 किलो जूल पर मोल। तो मैं यहाँ पे बस ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा किस में आती है बच्चों? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब भी हम एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब जब भी हम डबल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमेशा किस में आएगी? ये नेगेटिव वैल्यू रहती है, मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। मतलब ये नेगेटिव मतलब इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन क्या होती है? हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब हम ऐसा बोल देंगे जितना ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ। मान लो एक कंपाउंड में, मान लो आपने एक कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड की तो एक की डेल्टा H आया, हमारा डेल्टा H हाइड्रोजनेशन आया मान लो -136, एक का आ गया डेल्टा H आ गया -140। तो आपसे बोला जाएगी कि 1 और 2 किस्म की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू कौन सी ज़्यादा है? तो आप क्या बोल दोगे? सेकंड की हीट ऑफ सेकंड कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ग्रेटर देन फर्स्ट। जितना ज़्यादा नेगेटिव में, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग नेगेटिव में बात करते हैं। तो हमेशा याद करना है, ऐसे नहीं सोचना कि ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? उस कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो जाएगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो हमेशा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन की क्या होती है? हमेशा क्या होती है बच्चों? नेगेटिव में आती है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव में आएगी उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ डेल्टा H मोर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये आप याद रखना। तो अब अगर ये बात आता है कि अब हमारे पास कंपेयर करने को आ रहा है तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमेशा याद रखना बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड होगा तो उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज होगी। तो एक क्या आ जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। भाई जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड होंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी निकल रही होगी। हमेशा हो सकता है ये किसमें? हम नेगेटिव में बात करते हैं। अब ये नहीं सोचना कि सर ये बड़ी है ये छोटी है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू उतनी ज़्यादा हमारी रिलीज हो रही होगी। तो ये आप ध्यान रखना। तो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज़्यादा इस एल्कीन में पाई बॉन्ड आते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी आती जाएगी। पहला हमारे पास ये पॉइंट हो गया। दूसरा, when नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, मान लो कि किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड सेम आ गए लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके, मान लो कि अलग अलग चीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये मैक्सिमम, ये तो हमेशा ये, तो क्या तरीका रहेगा? हीट ऑफ हाइड्रोजन किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मान लो हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम लोग क्या देखेंगे? उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखेंगे। जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात की थी, जितने ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। भाई एल्कीन अगर स्टेबल रहेगा तो वो एनर्जी उसके पास कम रहेगी तो वो कम रिलीज कर पाएगा। तो क्या बोल देंगे? जितना स्टेबल एल्कीन रहेगा। स्टेबिलिटी कब लगाएंगे? जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहे। अगर पाई बॉन्ड डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग? पाई बॉन्ड डिफरेंट है तो आप इस पर टिक कर दोगे। अगर पाई बॉन्ड सेम आ रहा है तो फिर हम लोग किस पे जाएंगे? सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। जब भी आप HOH क्वेश्चन कर रहे हो तो हमारे पास क्या रहेंगे? मेनली ये दो पॉइंट रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लगते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम इसके थ्रू कर सकते हैं।
बस एक आध दो रहते हैं जिनको हम लोग स्पेशल केस मान के हम लोग पढ़ेंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन किसमें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी, अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हीट ऑफ एनर्जी कम रिलीज करेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। चलो हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि किसी भी कंपाउंड में अगर आप डेफिनेशन आप लिख लेना, डेफिनेशन लिख के आपको समझ में आ गया क्या होता है, जब भी किसी कंपाउंड में हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है CH3 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 CH3, A हो गया ये, CH3 CH3 CH3H, ये B हो गया, CH3 CH3 ये H, ये C हो गया। ये D हो गया, एक और E बना लेते हैं, H2 ये हमारे पास E हो गया। अब आपको यहाँ पे बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किस में ज़्यादा हीट रिलीज होगी। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 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 भी हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। पहला वाला केस तो हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि पाई बॉन्ड हमारे सेम है। सेकंड केस क्या था, जितना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगा उतनी कम क्या आएगी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी आएगी। सो ये बताओ कि इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब स्टेबिलिटी, अब जैसे ही हम एल्कीन की स्टेबिलिटी पे आते हैं तो हमें किससे डिटरमाइन करना पड़ेगा स्टेबिलिटी, हाइपर कंजूशन। आपको बताया था जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो एल्कीन स्टेबल हो जाएगा। इसमें कितने हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने 336 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, सोचिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम A रहेगा, सबसे कम A रहेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा A रहेगा, उसके बाद B आएगा क्योंकि इसमें 12 हैं, इसमें 9 हैं, इसमें फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हीट किस में आएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, मतलब इनसे कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल वाला ज़्यादा हीट रिलीज करेगा तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, E के बाद D के बाद C के बाद B के बाद A, ये आ जाएगा, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, पहला वाला हो गया। मान लो अब मुझे दूसरा दिया हुआ है, अगर मुझे मान लो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात चली, सेकंड क्वेश्चन में मान लो मेरे पास इस टाइप का दिया हुआ है, A B, जल्दी सोचो इसमें क्या आएगा। इसमें पाई बॉन्ड कितना है, एक, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, यहाँ पे कितने 4, मतलब 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होंगे। इसकी हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी हो जाएगी, B इज ग्रेटर देन A, HOH। आया समझ में। यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला नहीं लगना कि सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने, पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ पे 1 है सबसे। सेकंड, थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH, A सो क्या बोलते हैं, सिस, B सो क्या बोलते हैं, ट्रांस, C D E। इसको आपको करना, ये होमवर्क है।
तो ये आप होमवर्क लिख लीजिए। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन दिया है, इन दोनों में हमारा ये आ गया, ये आपको करना है क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बता चुके हैं। ये वाला, ये आपका सिस ब्यूटीन, ये हमारा क्या होगा, ट्रांस ब्यूटीन, और ये क्या बन जाएगा हमारा आइसोब्यूटीन। ये हमारा नॉर्मल कौन सा बन जाएगा, नॉर्मली प्रोपीन, और ये इथीन। ये आप करना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो बच्चों थर्ड के बाद हम लोग आते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है ए बी सी। सोचो इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इस एल्कीन के पास जाएं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी, सबसे कम किसकी रहेगी, फर्स्ट वाली की। किसकी बात कर रहे हैं हम, HOH की बात कर रहे हैं। सबसे कम किसकी रहेगी, फर्स्ट की। अब बी और सी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड सेम है। देखो बी और सी में आपके पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड सेम आ गए। अब अगर आपसे पूछा है कि बी और सी में स्टेबल कौन सा है, तो आप हाइपर कंजुगेशन पर नहीं जाओगे, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन में कब जाओगे, जब रेजोनेंस टाइप कुछ ना हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, तो देखो ये कंजुगेशन सिस्टम है, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B। आया समझ में, C ग्रेटर देन B। तो ए तो हमारा सबसे कम क्या होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ही कम है। पाई बॉन्ड अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, सबसे पहले पाई बॉन्ड इसमें 1 है, इनमें दोनों में 2-2 हैं। इसमें 1 है और इसमें 2-2 हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन कम रहेगी। अब इन बराबर पाई बॉन्ड में क्या चेक करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी पे आएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी पे हम लोग आएंगे तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, चेन्नई। तो चेन्नई की हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बी के कंपेयर में कम हो जाएगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल तरीका है, जो आपको बता रहे हैं वैसे हमें करना है। अब जैसे मान लो फिफ्थ मेरे पास दिया हुआ है ए बी सी डी। होमवर्क, ये भी होमवर्क करना। ए बी सी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको होमवर्क में करने हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये हमारे पास बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो हम और क्वेश्चन की बात करें, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, ए बी, सेवेंथ, ए हो गया, बी हो गया। जल्दी तो सेवेंथ और एट्थ में क्या आना चाहिए,
जल्दी सोचो 7th और 8th में हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तब तक मैं 9th वाले को लिखता हूँ। तो ये आपने लिख लिए होंगे। जल्दी सोचो 7th और 8th का आंसर क्या आना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 8th का, ये 9th का ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसा कुछ, ये हो गया हमारे पास सी। अब ऐसे कुछ मेरे पास दिए हुए हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं 7th की बात करूँ तो 7th में देखो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, लेकिन ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है, और पाई बॉन्ड बराबर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमारा नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड पे स्टेबिलिटी, तो बी वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, HOH, B लेस देन ए, ये आता है। ऐसे ही अगर हम 8th की बात करें, जल्दी बताओ 8th में क्या आने वाला है। 8th में देखो, 8th में आप बोलोगे सर इसमें भी रेजोनेंस हो रही है और इसमें भी रेजोनेंस हो रही है। देखो इसमें भी 3 जगह 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो ये भी पूरा का पूरा कंजुगेशन में है। देखो ये यहाँ पर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी पूरा कंजुगेशन में है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, फिर हम कंजुगेशन पे जाएंगे, दोनों में रेजोनेंस सेम आ रही है। लेकिन बेटा ये क्या है, ये हमारा एरोमेटिक है, बताया था आपको, एरोमेटिक। एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी की बात करें HOH, तो HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, हमारा बॉम्बे का ज़्यादा हो जाएगा और आगरा का हमारा कम रहेगा। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, ये ऑर्डर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 9th वाले पे, 9th वाले बताओ स्टेबिलिटी, यहाँ पे कितने, 2 और 2, 4 बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास, 4 बॉन्ड यहाँ आ गए, 4 बॉन्ड यहाँ पर भी हैं और 4 बॉन्ड मेरे यहाँ पर भी हैं। देखो तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा। तो स्टेबिलिटी के लिए देखो पाई बॉन्ड हमारे सेम है, डबल बॉन्ड, तो हम लोग किस पे जाएंगे, सबसे पहले रेजोनेंस टाइप का देख रहे होंगे। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में कहीं पर भी कंजुगेशन नहीं है, ये हमारे क्या है, सभी के सभी लोकलाइज हैं। इसमें बात करें तो इसमें रेजोनेंस सिर्फ इतनी हो रही है, इसमें रेजोनेंस सिर्फ दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम चेन्नई वाले की बात करें, चेन्नई वाले में क्या हो रहा है, सभी के सभी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा का पूरा हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ये किसमें है, कंजुगेशन में है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा स्टेबल चेन्नई रहेगा, चेन्नई हमारा सबसे कम, उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा। ये क्या बन जाएगा हमारा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आया समझ में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ही आ जाएगा। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी से हम लोग चेक कर रहे होंगे। चलो तो ये हमारे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्वेश्चन होगा। चलो एक आध दो हम लोग ऐसे देख लेते हैं जो हम लोग सोचते हैं इस टाइप का आंसर देखने को नहीं मिलता। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो जैसे मेरे पास दिया हुआ है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा था, 9th, ये हो गया मेरे पास 10th, एक हो गया, 2 हो गए, ये 3 हो गए। इसमें अगर हम लोग सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हम लोगों ने रूल सीखा उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसको आगरा बोल दिया, इसको बॉम्बे बोल दिया, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, चेन्नई बोल दिया।
इसको हम लोगों ने आगरा बोल दिया, इसको बॉम्बे बोल दिया, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, चेन्नई बोल दिया। तो ये हमारे पास है। तो अगर हम अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग चलें तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा सबसे ज़्यादा HOH की बात करें, HOH भाई इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे आना चाहिए, अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात करें सबसे ज़्यादा हमारा चेन्नई आना चाहिए, फिर बॉम्बे आना चाहिए, फिर हमारा आगरा आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप स्टार बना लेना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो अगर हम लोग बात करें जैसे पहले वाले कंपाउंड की बात करें, पहले वाले कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसमें ये जो डेल्टा H आता है -20 किलो जूल पर मोल ये आता है। ध्यान देना, ये वैल्यू याद नहीं रखनी, बस मैं इससे आपसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक्चुअली जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कितने 2 बॉन्ड आ रहे हैं। तो आप खुद सोचो 2 बॉन्ड आ रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो डेल्टा H कितना होना चाहिए भाई, एक बॉन्ड के लिए 120 है तो 2 बॉन्ड के लिए कितना होना चाहिए, -240 किलो जूल पर मोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना हमारा 240 होना चाहिए। और ऐसे ही मान लो अगर हम 3 बॉन्ड पे ला रहे हैं, ध्यान देना ये 3 बॉन्ड को अगर हमें यहाँ पे H2 ऐड कराऊँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 को मैं ऐड कराऊंगा तो कितने आना चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा H ये आना चाहिए -360, ये आना चाहिए, 3 हो रहे हैं 360 किलो जूल पर मोल। ये हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ये प्रिडिक्टेड है, ये हम लोगों ने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ है कि ऐसा प्रिडिक्टेड है, ये ऐसा होना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या, ये हम लोगों ने ऑन पेपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि भाई यहाँ पे 1 है तो 120, 2 है तो 240, इसका 2 डबल बॉन्ड हो रहा है तो 2 डबल हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा 360 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको, ये क्या था बच्चों, ये हमारा प्रिडिक्ट था, ये हम लोगों ने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था ये कि इतना आना चाहिए, ये तो सही है, इसके अकॉर्डिंग ये इतना आना चाहिए और ये इतना आना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसे लेबोरेटरी में ले गए और लेबोरेटरी में जाके इस पर हाइड्रोजन मारा उठा के, तो इसने इतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी निकाली वो हम बात करें। जब हम ये डेल्टा H प्रैक्टिकल की बात करें, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है हमारा -236 किलो जूल पर मोल, ध्यान देना अभी। और इसकी बात करें तो ये कितना निकलता है बेंजीन में। ये पूरा शॉकिंग रिजल्ट था कि हम लोग शॉक करके कह रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। ये जो निकलता है -208 किलो जूल पर मोल। भाई कुछ भी करो रिजल्ट तो हमारा यही आएगा। कितना ही आपको सोच के रख लो कि भाई 360 होना चाहिए था -360, लेकिन ये -208 आ गया। इतना चेंज कहाँ से आ गया। तो अब यहाँ से हम लोगों ने सोचना चालू किया, चलो भाई ये तो दिख रहा है कि भाई एक बॉन्ड है तो 120 आना चाहिए। अब 2 बॉन्ड के लिए 240 होना चाहिए था, लेकिन ये 236 ही निकल रहा है, 236 निकल रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, जो हमारे पास जो प्रेडिक्टेड था और जो एक्चुअल, हमारे पास जो एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है और एक हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू हम लोगों ने प्रेडिक्ट कितना करके रखा है -240। लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यू आई है, वो कितनी आई है हमारे पास बच्चों, -236 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहती है किलो जूल पर मोल। ये भी कितनी है, किलो जूल पर मोल। अब ये जो 8 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आया है, ये कहाँ गया। ये तो कम आया है इतना, हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कहाँ गया। तो अब आपसे ये पूछा कि ये कहाँ गया, तो आप क्या करोगे, फिर वही प्लस माइनस करने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, सर यहाँ पे आपने बताया ना स्टेबिलिटी वाली, कि भाई यहाँ पे ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, 4 जूल एनर्जी उसमें कम हो रही। क्यों कम हो रही, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, ध्यान देना बच्चों, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, ये कंपाउंड अगर ऐसा होता, इसमें अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कराता तो ये क्या बनता, ये भी हमारा ऐसा बनता। इसमें एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी, डेल्टा H -240, और 240 आनी चाहिए थी। और 240 हमारी, ये हमारी एक्चुअल भी रहती है और
प्रेडिक्टेड भी रहती है, जो हमने प्रेडिक्ट की है और ये एक्चुअल दोनों ही सेम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। सही है भाई, दो बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो बॉन्ड हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनेट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो 240 240 सही है। लेकिन यहाँ पर भी दो बॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन ये कम एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे आप रीजन क्या करोगे, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, तो जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो एक्चुअल से हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है वो प्रेडिक्टेड से हमारी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो आप बोलोगे ये 4 जूल एनर्जी कहाँ चली गई, 4 जूल एनर्जी के लिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये 4 जूल एनर्जी कहाँ गई, ये क्या हो गई, ड्यू टू, ये कम हुई ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। जितनी कम रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की वजह से। और ये रेजोनेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, और जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। चलो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी भी टर्म आ गई, हम लोगों को बात करनी थी ना, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपने प्रेडिक्ट की है, मतलब जो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ये जो मॉड ले लो, जो आप लोग सोच रहे थे और जो आप लोगों ने सोच के रखी थी और जो एक्चुअल में निकल रही उसका डिफरेंस। क्योंकि हमें मालूम है कि रेजोनेंस होगी, जैसे मान लो कि ऐसा सिंपल कंपाउंड होता है, कंपाउंड में मान लो आपने रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं लगा, रेजोनेंस की वजह से कितने हमारे दो बॉन्ड हमारे हाइड्रोजनेट होने थे, 240 निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली कितनी, 236 निकली। 4 जूल का लोचा है, 4 जूल एनर्जी कहाँ गई, तो आप क्या बोलोगे, सर ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो गया, और स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी उसी कम हो जाएगी। 4 जूल जो एनर्जी रहेगी वो हम किसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उतनी कम एनर्जी में उतना ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस आएगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग क्या बोल देंगे, वो रेजोनेंस की वजह से वो एनर्जी हमारी स्टेबलाइज हो गई, मतलब वो एनर्जी कम हो गई। तो जो एक्चुअल और जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, जो डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर रेजोनेंस हो रही है तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी में डाल देंगे। आया समझ में। तो आपसे यहाँ पूछेंगे कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो 240 आपकी निकलनी चाहिए थी, लेकिन 236 ही निकल रही, मतलब 236 ही निकल रही। 4 जूल का जो बीच में डिफरेंस आ रहा है वो स्टेबलाइजेशन हो गया, रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइजेशन हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, रेजोनेंस में चली गई, मतलब रेजोनेंस ने उस एनर्जी को गायब कर दिया, मतलब वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ऐसे ही अब हम ये तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई 4 जूल का डिफरेंस आ रहा था, वो हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, स्टेबलाइजेशन। जितनी ज़्यादा हमारी रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से उतनी रेजोनेंस एनर्जी आएगी, उतना ही वो डिफरेंस आपका वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। आगे समझ में। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ये बेंजीन के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, 360 होनी चाहिए थी लेकिन 208 ही आई। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो अब आप यहां पे बॉन्ड भी 3 है, 1 2 3 बॉन्ड है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने प्रेडिक्ट कितनी करके रखी है, 360 करके रखी है, और एक्चुअल में कितनी निकल रही है बच्चों, -208 के आसपास ही निकल रही। तो कितने का डिफरेंस आ गया यहां पे, जल्दी बताओ। यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहां पे डिफरेंस आ गया 152 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आया है। तो इतना खतरनाक मतलब ये जो एनर्जी हो जाएगी ये क्या बन जाएगी बच्चों, ये जो डिफरेंस आया ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन इतना डिफरेंस क्यों आ गया, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, सर ये रेजोनेंस के साथ साथ बोलते हैं ना सोने पे सुहागा टाइप का काम हो गया यहाँ पे, कि भाई रेजोनेंस हो रही है साथ में क्या हो गया, ये एरोमेटिक भी बन गया। एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होने की वजह से कितना आ गया, 208 आ गया। आया समझ में। तो ये भी जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क बना के रखना, ये वाला। और रेजोनेंस एनर्जी भी आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जो आप प्रेडिक्ट करके चल रहे हो एनर्जी और जो एक्चुअल एनर्जी आ रही है रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो एनर्जी कम होगी वो हम क्या बोलते हैं, वो एनर्जी रेजोनेंस ले गया, मतलब रेजोनेंस की वजह से वो एनर्जी गायब हो गई, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, एक ये दिया रहेगा और एक ये बेंजीन दी रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस हो रही है और ये एरोमेटिक कंपाउंड बना, इसलिए क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाता है ये। तो चलो ये मैं हटा देता हूँ, ये सभी को समझ में आ गया रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है।
रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबलाइजेशन आता है, उसकी वजह से जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों कि इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो ये आप याद रखना, स्टार बना के रखना, ये 10th वाला जो क्वेश्चन था। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने प्रेडिक्ट क्या किया था कि सबसे ज़्यादा सी का होना चाहिए था, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं आता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बस इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रहेगा हमारे पास बॉम्बे का। देखो डाटा आप देखो, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद क्या आएगा बच्चों, चेन्नई, चेन्नई के बाद आगरा, ये रहेगा। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये आ जाएगा ऑर्डर, ये आप ध्यान रखना। ये सबसे बीच में क्यों आ गया, क्योंकि भले ही यहाँ पे 3 बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी की मतलब एरोमेटिक नेचर होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है। और ज़्यादा इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि इससे कम हो जाए। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले से ये ज़्यादा रहती है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कंजुगेशन वाले से ये हमारी कम रहती है। ये ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन बोलते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड, देखना इसमें पर पाई बॉन्ड मतलब कि देखो इसके लिए पर पाई बॉन्ड के लिए कितनी आ रही है। देखो अगर हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, इसकी हाइड्रोजनेशन कितनी रहती है, अप्रोक्सीमेट 20 रहती है, -120। इसकी कितनी निकलती है बच्चों, इसकी निकलती है 236, और इसकी कितनी निकलती है बेंजीन की, बेंजीन की निकलती है 208। अगर हम पर पाई बॉन्ड, ये क्या है टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये हमारी टोटल मॉलिक्यूल की। अगर यहाँ पे हम पर, ये क्या है टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजन पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड यहाँ पे एक ही तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1236 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -118, 118 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 3, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 33 इतना चलेगा। देखो पर पाई बॉन्ड किसकी ज़्यादा हो जाएगी, पर पाई बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो पर पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका रहेगा, बेंजीन का, क्योंकि भाई 208 3 दे रहे हैं और 236 आपके 2 दे रहे हैं, 120 हमारा 1 दे रहा है, सबसे कम किसकी हो जाएगी, बेंजीन की। क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर कुछ नहीं बोला तो टोटल की बात करेंगे, अगर उन्होंने पर पाई बॉन्ड की बात कर ली, इस क्वेश्चन में पर पाई बॉन्ड भी लिखा रहता है, यहाँ पे लिख देंगे पर पाई बॉन्ड, ये आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ध्यान देना, तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं 10th वाले में, ध्यान देना। चलो तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सॉरी ये 9 आएगा, 89 69.3, ये गलत कैसे हो गया, 69.3। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 69.3, अब मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि एक और हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको ये दे दिया A B C, इसमें आपको ये 11th है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो भाई इसमें कितने हैं, इसमें 3 बॉन्ड है, ये 2 बेंजीन रहेंगे, इसमें 3 बॉन्ड रहेंगे, तो नॉर्मल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम A रहेगा, उसके बाद B रहेगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा C आएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, ये क्या बन जाएगा हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। चलो अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
पर बेंजीन रिंग। पर बेंजीन रिंग में क्या होगा, जल्दी सोचो क्या आना चाहिए। पर बेंजीन रिंग में हमारा क्या आना चाहिए। पर बेंजीन रिंग में जो हमारे पास ऑर्डर आता है, अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जल्दी सोचो यहाँ पे पर बेंजीन रिंग में हमारा ऑर्डर क्या आना चाहिए। आप ऐसे नहीं सोचना कि सर यहाँ पे देखो पर बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, अब यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे तीन बेंजीन। पर बेंजीन रिंग में भी हमारा ऑर्डर यही आता है ABC। अब यहाँ पे आप ये नहीं सोचना बच्चों, यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि तीन बेंजीन रिंग है तो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी। देखो एक हमारे पास एक रूल होता है कि जितनी ज़्यादा हमारी इंडिविजुअल बेंजीन रिंग होंगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे समझता हूँ, इसको अभी थोड़ा होल्ड करके रखो, इसको ऐसे मान लो आपको ये देती है, ये आपको ऐसे कंपाउंड दे दी है और आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा रहेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे दोनों रिंग फ्यूज है और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग है। यहाँ पे दोनों की दोनों रिंग क्या हो गई हमारे पास, ये जो फ्यूज हो गई, और यहाँ पे हम लोग क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग है। देखो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल अलग अलग बेंजीन रिंग है। तो एक हमारे पास फ्राइड्स रूल था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल बेंजीन रिंग होंगी, जितनी ज़्यादा इंडिविजुअल बेंजीन रिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, मतलब उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। मोर दी इंडिविजुअल बेंजीन रिंग, मोर दी रेजोनेंस एनर्जी, मतलब और मोर दी स्टेबिलिटी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सॉरी, फ्राइज साइंटिस्ट थी, फ्राइज रूल था, उन्होंने सिंपल ये बोला था कि अगर देखो ऐसे में एक्चुअली क्या है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिलके एरोमेटिक हो रहा है। नंबर ऑफ बेंजीन रिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग एरोमेटिक है, तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। ये अलग अलग एरोमेटिक है ना बेटा, ये अलग एरोमेटिक, ये अलग एरोमेटिक, तो ये अलग स्टेबिलिटी आएगी, ये अलग, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, दोनों रिंग मिल के एरोमेटिक हो रही हैं। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो भी रेजोनेंस एनर्जी रहेगी इन दोनों की, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो आएगी वो इससे कम रहेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आई होगी। ये दोनों मिलके एरोमेटिक बन रही हैं और ये क्या है हमारा अलग अलग एरोमेटिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, जल्दी बताओ। रेजोनेंस एनर्जी हमारी यहाँ पे ए दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन, और इसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल रिंग, बाइफिनाइल कंपाउंड बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये वाला आपका एरो, अगर इसमें हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, बी इज ग्रेटर देन ए, ये ध्यान रखना, बी इज ग्रेटर देन ए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैसे भी आप लोग यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे दो है, तो ऐसे यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग है, भले ही यहाँ पे एक है
और यहाँ पे 3 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल की बात करें टोटल में भी सबसे ज़्यादा आएगा, और पर बेंजीन रिंग की बात करें तो पर बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, एक एक बेंजीन, अगर सिंगल सिंगल बेंजीन कंपेयर करें तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इसकी एनर्जी 2 बेंजीन रिंग की रहेगी। 2 बेंजीन रिंग में अगर आप जो भी रेजोनेंस एनर्जी आएगी 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो वो इससे कम हो जाएगी। जो भी इसकी रेजोनेंस एनर्जी आएगी, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये उससे कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा आंसर, पर बेंजीन रिंग में भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। तो ये हमारा ऑर्डर आता है। तो ये आपका फ्राइस रूल याद रखना कि सिंपल है कि भाई अगर हमारे पास मान लो कि 2 फ्यूज बेंजीन है और 2 अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, फ्यूज वाले में कम हो जाएगी और इंडिविजुअल वाले में ज़्यादा रहेगी। तो ये हमेशा बहुत सारी जगह ये पूछ लेते हैं, किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, किसमें रेजोनेंस एनर्जी कम है। तो ये होगा बच्चों, ये हमारे किसके होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। जब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो हम लोग या फिर आपको स्टेबल कंपाउंड दिए रहेंगे, या फिर आपको एक बेंजीन वाला दिया रहेगा, एक सिंपल दिया रहेगा। तो बेंजीन वाले में जो आपको स्टार बना के रखा है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी जो कंपाउंड में हम लोग स्टेबिलिटी और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से हम लोग कर रहे होंगे। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें सिंपल जो तरीका बताया वैसे हमें करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेजोनेंस एनर्जी, तो हमें मालूम है कि भाई जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा क्या जाएगी बच्चों, स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कंजुगेशन पे, कि जितना ज़्यादा हमारे पास कंजुगेशन मिलेगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है ए और एक ऐसा दे दिया, किसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रही है, तो आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ 2 जगह कंजुगेशन है, यहाँ पे 3 जगह है, ए और बी की अगर हम लोग बात करें। ए और बी में हमसे क्या पूछा है बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा, तो आप जल्दी बताओ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा आना चाहिए। जब भी अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे तो जिसमें ज़्यादा कंजुगेशन होगा तो कंजुगेशन पर डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा कंजुगेशन उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल। अगर मान लो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, इसमें भी कंजुगेशन में, इसमें भी कंजुगेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जब भी हमारे पास एक्सटेंडेड और क्रॉस की बात आएगी तो आपको बताता है कि क्रॉस में क्या होता है बच्चों, एक इन्वॉल्व होगा तो दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये वाला इन्वॉल्व हो रहा होगा तो फिर ये रुक जाएगा, और ये इन्वॉल्व होगा तो ये रुक जाएगा। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस कंजुगेशन में और एक्सटेंडेड कंजुगेशन में हमेशा कौन सा स्टेबल रहता है, एक्सटेंडेड, एक बार में सभी इन्वॉल्व हो जाए। जिसमें एक बार में सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो हमेशा याद रखना कि रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा रहेगी, इस वाले में। एक्सटेंडेड कंजुगेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारे इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है। इसमें देखो कंजुगेशन सेम है, इसमें क्रॉस है, इसमें क्या है एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड जब भी कंजुगेशन आएगा तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहेगी। देखो यहाँ पे कंजुगेशन सेम टाइप का था। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास दिया हुआ है, जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन ही ले लो। कंपेयर दी रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी। ये दिया हुआ है।
और एरोमेटिक में रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एरोमेटिक नेचर की वजह से और स्टेबिलिटी आती है, तो रेजोनेंस एनर्जी में और इंक्रीमेंट हो जाता है। सही, एक और कर लेते हैं, फिफ्थ। आगरा बॉम्बे, आगरा बॉम्बे चेन्नई, ये हो गया आगरा, ये हो गया बॉम्बे। ये आपको होमवर्क में करना है। क्रॉस एक्सटेंडेड हम लोगों ने देख लिया, ये कौन सा था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आगरा बॉम्बे, आगरा बॉम्बे, रेजोनेंस एनर्जी करना। ये सब आप पे क्या हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन जो थे ये क्या होगा बच्चों, हमारे होमवर्क होगा। ये हमें सिंपल तरीके से हमें करना है। एक और देख लेते हैं जो आपको अभी बताया था। फर्स्ट ए, इसको ए बी सी, पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्यू, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग, increasing order of resonance energy। आपको बताना है इसमें, जैसे मान लो आगरा बॉम्बे चेन्नई, ये आप सोचना, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाना, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये आपको खुद सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। ये आपको बच्चों खुद ही सोचना है और बताना है कि इसका आंसर, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप सोच सकते हो। मुझे लगता है कि आप इसका आंसर दे सकते हो कि रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन आएगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें रेजोनेंस एनर्जी हमारी आ रही होगी। और एक और हमारे पास कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे ये आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, एक ये दिया, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है और एक इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मैं इनकी रेजोनेंस कराऊंगा, देखो रेजोनेंस कराऊंगा तो कैसा बन जाएगा इसका, RCO नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और इसकी अगर मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। देखो जब भी हमारे पास सिमिलर टाइप की, देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें हमें ऐसा लगता है कि रेजोनेंस एनर्जी सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम टाइप का कंजूस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जब भी सेम टाइप के हो, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो जैसा था वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपस में इंटर कन्वर्टर होते रहेंगे, दोनों स्टेबल हैं। इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट
और सेकंड वाले, इसको फर्स्ट मान लो। रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा आएगी? रेजोनेंस एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, मतलब सेकंड ज़्यादा स्टेबलाइजेशन रहेगा, क्योंकि जब भी इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजर। क्योंकि ये जब इसमें जाएगा तो ये अनस्टेबल ये इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड, इनमें अगर इसको ए बोल दूँ इसको बी बोल दूँ तो आप तुरंत बोल दोगे सर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, तो रेजोनेंस थोड़ी इस फॉर्म में आने के लिए थोड़ा उसके लिए एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये क्या होगा कि इन दोनों में इससे आने के लिए क्या होगा, एनर्जी में इंटरचेंज आएगा। लेकिन इसमें इन दोनों में क्या इक्विवेलेंट है, जैसा पहले था वैसे ही बाद में हो गया। तो जिसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उसमें आराम से वो मॉलिक्यूल आराम से आपका क्या होगा, स्विच करता रहेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो क्या हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो वो नॉन इक्विवेलेंट, सेम टाइप की रेजोनेंस हो रही हो, एक में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, एक में नॉन इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वाले में ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं बच्चों, इस टाइप से हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। जब भी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आएगा तो डिफरेंट आपको क्वेश्चन करा दिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हीट ऑफ कंबस्शन की। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में जब ये कंप्लीटली बर्न करते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना जीओसी में, हाइड्रोकार्बन की। जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, जब भी आप HC मतलब हाइड्रोकार्बन लोगे, जब O2 से रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा CO2 प्रोड्यूस होगा और H2O प्रोड्यूस होगा, और साथ में जो हीट रहेगी, हीट क्या होती है हमारी नेगेटिव में आती है। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है, हमेशा ऑलवेज क्या होती है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक। जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, जितना ज़्यादा ये मोर नेगेटिव मोर भी हीट ऑफ कंबस्शन, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्शन हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हीट ऑफ कंबस्शन, जो भी आपने ये क्या है बेटा, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल हो जाता है कि भाई जितना ज़्यादा हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन होगी, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि जितने ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्शन हो जाएगी। तो अब ये हीट ऑफ HOC, हीट ऑफ कंबस्शन किस पे डिपेंड करती है, देखो जितने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, भाई जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतने ज़्यादा हमारा CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होगा, उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी रिलीज होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम second if number of carbon atom सेम है, कार्बन एटम सेम है, तो फिर किस पे डिपेंड कर जाएगा, हमारा स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी जितने नंबर ऑफ कार्बन है, जितने ज़्यादा आप कार्बन एटम को बर्न करोगे उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो हम लोग किस पे आ जाएंगे, फिर स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। तो सिंपल तरीका है, देखो अब अप्लाई करते हैं इसको। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ज़्यादा क्या बन जाएगी बेटा, हीट ऑफ कंबस्शन बन जाएगी। जैसे मान लो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात, हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOC हीट ऑफ कंबस्शन। पहला दिया हुआ है CH4 आगरा बॉम्बे, C2H6 चेन्नई, C3H8 दिल्ली, C4H10, ये दिया हुआ है हीट ऑफ कंबस्शन, सॉरी हीट ऑफ कंबस्शन। तो इसमें कितने, एक कार्बन बर्न हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका रहेगा, आगरा, फिर बॉम्बे, फिर चेन्नई, उसके बाद दिल्ली। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो भाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, आप लिख लेना।
ज़रूरत नहीं है, आपको तो याद ही होंगे ये सब। तो यहाँ पे कितने 3 कार्बन बर्न हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। तो हीट ऑफ HOC क्या हो जाएगा बच्चों? HOC हमारे पास आ जाएगा सबसे कम A, फिर B, C, फिर D, ये ऑर्डर आ जाएगा। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6, इसका क्या बनेगा? C4H8, इसका C5H10 फार्मूला बनता है ना, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहता है, C6H12 ऐसे ही बनेगा ना। तो देखो, एक तो क्वेश्चन ये पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो आपको ये पूछ लिया हीट ऑफ कंबशन, आपसे ये पूछ सकते हैं, इसमें आपसे एक और वेराइटी वाला क्वेश्चन पूछते हैं, HOC पर CH2 पर CH2। यहाँ पे कितने CH2? यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 5 टाइम है, यहाँ पे 6 टाइम है। अब देखो यहाँ पे मतलब जो भी हीट ऑफ हाइड्रोजन आएगा उसको जो भी इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन आएगी उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 CH है। यहाँ से लिख सकता हूँ CH3 CH2, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे CH2 4, यहाँ पे CH2 5, CH2 6, ऐसे कर सकता हूँ। मतलब इसकी जो भी हीट ऑफ कंबस्शन आएगी उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पर CH2 आ जाएगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, एक्चुअली मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पर CH2 या फिर पर कार्बन एटम, पर कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, या फिर और पर कार्बन एटम, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पर कार्बन एटम मतलब यहाँ पे अब मुझे ये नहीं देखना कि टोटल कितने बर्न हो रहा है, पर कार्बन। जैसे मान लो जो भी आएगा उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसमें जो भी आएगा 5 कार्बन एटम बर्न हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितने 4 कार्बन एटम बर्न हो रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 बर्न हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। आया समझ में? तो अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अब कार्बन एटम, हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, तो हम लोग किस पे जाएंगे? अब स्टेबिलिटी पे जाएंगे। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ बच्चों, तो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, ये याद रखना बच्चों, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी होती है? 3 की, फिर 4 मेंबर की, उसके बाद किसकी होती है हमारे पास? 5 मेंबर की, और उससे ज़्यादा हमारी किसकी होती है? 6 मेंबर की। ये यहाँ पे याद रखना। ये आपको शायद बताया भी था कि ये क्या है बच्चों, ये कार्बन कौन सा है हमारा? sp3 है, और sp3 में एंगल कितना होना चाहिए था? sp3 में हमारा ये एंगल होना था 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है? बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से रहता है, बॉन्ड स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन। या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, या फिर आपसे पर कार्बन एटम की बात की हो, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, या फिर पर कार्बन एटम की बॉन्डिंग की बात की हो, तो हम लोग किस पे आ जाएंगे? जैसे आपको लिखा है ना सेकंड, इफ नंबर ऑफ C एटम सेम हो, और यहाँ पे आप क्या लिख देना? इस तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? स्टेबिलिटी। और पर कार्बन एटम्स दोनों सेम ही चीज होती है। जितने एटम आ रहे हैं उसको सबसे डिवाइड मार दो, इसको जो भी हीट आ रही है उसको 6 से डिवाइड कर दो, पर कार्बन एटम हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये स्टेबिलिटी, तो बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेन ये 60 था, ये 90 हो गया। अब आप सोचोगे सर सब इसमें भी तो एंगल आपका कितना 120 हो गया, 109। बेटा ये आपका पूरा प्लेनर नहीं होता, ये हमारा क्या होता है 3D में रहता है। 3D में होने की वजह से क्या होता है, ये अपना बॉन्ड एंगल मिनिमाइज कर लेता है, 109 के आसपास ले आता है, ये 3D में होता है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन क्या होते हैं 3D टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, और ये प्लेनर नहीं होते, ये नॉन प्लेनर होता है। याद रखना, ये क्या होता है बच्चों, ये यहाँ तक हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नॉन प्लेनर टाइप के रहते हैं। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूँ तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे कम 3 मेंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से भी ज़्यादा 7, ये ऑर्डर रहता है। 7 और 6 में भी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? हमारा 6 मेंबर रिंग हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। कहीं पर भी आपसे पूछ सकते हैं तो ये क्या लिखते हैं? ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड स्ट्रेन की वजह से क्या होता है? बॉन्ड एंगल की स्ट्रेन, मतलब या फिर बॉन्ड स्ट्रेन नहीं, या फिर एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल में स्ट्रेन आने की वजह से जितना होना चाहिए था उससे कम रहता है, इसलिए क्या होता है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे पर कार्बन एटम की बात की तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला। तो इसमें अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, डी आ जाएगा, उसके बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, ये आ जाएगा हमारे पास।
तो सभी को समझ में आ गया वो हम लोगों ने कैसे किया। चलो, तो ये आप ऑर्डर याद रखना, साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लोब्यूटेन में। जैसे सेकंड था, थर्ड, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास सेम है। जल्दी बताना इसका, इसका ये होमवर्क में लिख लो क्या आएगा ऑर्डर, टोटल बताना है, पर कार्बन एटम नहीं बताना, टोटल हमें बताना है। हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर, ये भी होमवर्क लिखो आप। उसके बाद अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है फोर्थ, आगरा, बॉम्बे, इनमें भी हमें हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर बताना है। उसके बाद मान लो मेरे पास दिया हुआ है फिफ्थ, आगरा, बॉम्बे, वन टू थ्री फोर, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का मान लो मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है। इस टाइप के कंपाउंड दिए हुए, ये हटा लो, इन दोनों में करना, बॉम्बे चेन्नई में। और एक और मान लो मेरे पास दिया हुआ है इसमें, ये होमवर्क में करना है। चलो ये आप सोचना, ये समझते हो ना ये क्या होते हैं, सेम साइड। मैंने बैच ड्रेस बताया था आपको। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे होमवर्क हो जाएंगे हीट ऑफ कंबस्शन वाले। हीट ऑफ कंबस्शन वाले ये हमारे होमवर्क हो जाएंगे। तो ये जो भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेजोनेंस एनर्जी और हीट ऑफ कंबस्शन वाले जो भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत आसान रहते हैं। बस ये आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन हमारे आसानी से बन जाते हैं। तो जो भी ये डाउट रहेंगे वो हम लोग जूम क्लास पर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हो। और इसको जो भी आपको जो ट्रिक बताई गई है, जो भी तरीका बताया गया है, उस तरीके से हमें करना है। ओके बच्चों।